बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। क्या मोदी तानाशाह हैं? ये आरोप भारत की जो भारतीय जनता पार्टी के साथ विपक्ष में जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उन सब का आरोप है कि मोदी सरकार तानाशाहपूर्ण तरीके से इस देश में काम कर रही है। वह देश के संविधान को बदलना चाहती है, देश में आरक्षण ख़त्म करना चाहती है। इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इंडी गठबंधन के लगभग सभी नेता लगा रहे हैं। कल टीवी में मैं देश के जाने माने चेहरे योगेंद्र यादव को सुन रहा था। योगेंद्र यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। योगेंद्र यादव देश में बहुत पहले सेफोलॉजिस्ट थे, चुनाव विश्लेषक थे। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर बने और आम आदमी पार्टी से भी वो छोड़ के चले गए। इसके बाद उन्होंने अपना एक खुद राजनीतिक दल बनाया, स्वराज इंडिया। अभी टीवी पर बहुत छाए हैं वो, और टीवी पर उन्होंने अभी एक वक्तव्य दिया है कि मैं देश में 1975 जैसी स्थिति देख रहा हूँ। मतलब 1975 में देश में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी। और मेरे ख्याल से इमरजेंसी के बारे में इस देश में जो भी राजनीति के क्षेत्र में ज़रा भी रुचि रखते हैं, उन सबको इसके बारे में जानकारी भी है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि इमरजेंसी होती क्या है। भारत की राजनीति के इतिहास में सिर्फ इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई, उसकी बहुत ज़बरदस्त चर्चा होती है। इमरजेंसी या तानाशाही दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। तो तानाशाही में होता क्या है? इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई, उसमें हमारे जो भारत के संविधान के जो 4 आधार स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकार, जिसे हम खबर पालिका भी कह सकते हैं, इन चारों स्तंभों को अपना काम ना करने देना, उनके ऊपर अंकुश लगाना, ये 1975 में हम सब लोगों ने देखा है। 1975 में एक कानून लाई इंदिरा गांधी, इसका नाम है मीसा कानून, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। इस अधिनियम में ये कानून था कि किसी भी व्यक्ति को उठा के जेल में डाल देते थे और उस व्यक्ति की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। मतलब न्यायपालिका पूरी तरह से प्रतिबंधित थी कि मीसाबंदी किसी भी न्यायपालिका में अपना कोई आवेदन नहीं दे सकते थे। खबरों पे पूरी तरह बैन था। उस ज़माने में ज़्यादा टीवी चैनल तो नहीं थे, अखबार ही थे, रेडियो था, उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण था। सरकार तो उनकी थी ही, तो जो कार्यपालिका है वो उनके अधीन थी। और पार्लियामेंट चूँकि उन्होंने डिसॉल्व भी कर दी थी और इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी क्यों लगी, ये आप सबको पता होगा कि इंदिरा गांधी अपना जो चुनाव इलाहाबाद से जीती थी, उसके खिलाफ जो उनके खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा, राजनारायण जी, वो इलाहाबाद के हाई कोर्ट में गए और उन्होंने हाई कोर्ट से अपील की कि इंदिरा गांधी ने जो अपना चुनाव है वो गलत तरीके से जीता है, उन्होंने शासन और सत्ता का उसमें दुरुपयोग किया है। जब उस पर सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी उस समय बहुमत में थी, कांग्रेस पार्टी बहुमत में थी। इंदिरा गांधी चाहती तो किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बना सकती थी और फिर उसके बाद जब वो उपचुनाव होता उसमें वो चुन के आ सकती थी। एक उनके पास बहुत अच्छा विकल्प था। मगर चूँकि जैसा कि इंदिरा गांधी या गांधी परिवार का स्वभाव है, कांग्रेस पार्टी का स्वभाव है
वहाँ केवल एक ही परिवार की चलती है। और इंदिरा गांधी ने उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तत्काल देश में रातों रात इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी में जितने भी विरोधी दल के नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, जितने भी देश में सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो भी इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसे जेल में डाल दिया। और उस कानून के तहत, मीसा कानून के तहत इस देश में लाखों लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। केवल मीसा कानून में 34,988 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। उसी के साथ एक और कानून था DISIR, उस कानून के तहत 75,118 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर 1,10,000 लोग जेल में थे और उन 1,10,000 लोगों को की ना तो कोई जमानत हो सकती थी, मतलब कानून ही मीसा ऐसा था कि आप अदालत में जा ही नहीं सकते। उसके खिलाफ देश में एक ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, बाद में जनता पार्टी बनी और इंदिरा गांधी का शासन खत्म हुआ। खैर वो सब इतिहास की बातें हैं, बात मैं आज की कर रहा हूँ। योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि आज देश में तानाशाही है, संविधान खतरे में है, संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या हमें इस बात की समीक्षा नहीं करनी चाहिए कि क्या आज देश में वास्तव में तानाशाही है? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन न्यायपालिका की। आज देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है। उसका एक ताज़ा उदाहरण आपने अभी देखा है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि जेल में थे और उन्हें अभी चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दे दी। हालांकि उस जमानत के पक्ष विपक्ष में बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी कर सकते हैं, परंतु वो इस बात का प्रतीक है कि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। दूसरी बात, अब अपन आते हैं जो संसद है, तो आज संसद बहाल है, संसद अपने तरीके से काम कर रही है, कार्यपालिका अपने तरीके से काम कर रही है। और फिर आते हैं अपन खबर पालिका की ओर। आज देश में बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, अखबार हैं, यूट्यूबर हैं, वेब पत्रकार हैं, सारे लोग स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से भी तानाशाही है। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। ऐसे लगता है जैसे देश के सारे मुख्यमंत्री जेल चले गए। केवल 2 मुख्यमंत्री जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, वही जेल गए हैं। बाकी सारे मुख्यमंत्री अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मोदी जी के ऊपर ये जो आरोप लगाना कि वो तानाशाहीपूर्ण तरीके से विरोधी दलों के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए इंदिरा जी की इमरजेंसी की, 1,10,000 लोग, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, पत्रकार, जो भी उसके खिलाफ जरा सी भी आवाज़ उठाता था उसे जेल में डाल दिया जाता है। आज मोदी के खिलाफ बोलने वाले बहुत सारे लोग, नेता ही कैसा कैसा मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, पत्रकार भी कई ऐसे हैं जो मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। मैंने खुद, आप भी सब देख रहे होंगे, बहुत से पत्रकार हैं। और लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि सब अपनी अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, स्वतंत्र रूप से कर सकें। ये देश में आज माहौल है। तो मोदी जी की तुलना किसी तानाशाह से की जाना मेरे ख्याल से न्यायोचित नहीं। अब बात करते हैं अपन आरक्षण की। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग आज एक संविधान की कॉपी लेके घूम रहे हैं और जगह जगह वो दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। मोदी जी अपने भाषणों में इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि जिस संविधान के खातिर, जिस संविधान के कारण वो गुजरात में 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, देश में 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, उसे मुझे बदलने की क्या आवश्यकता है। मगर फिर भी जनता के बीच एक झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है कि मोदी संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। मोदी जी के पहले इस देश में जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने कम से कम 100 बार संविधान में संशोधन किया है। संशोधन का तात्पर्य ये है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार यदि हमें कोई चीज़ें बदलनी पड़ती हैं तो बदली गई, और वो जनता के हित में बदली गई और आगे भी बदली जाएंगी। इस समय एक चक्र ऐसा है राजनीति में
कि यदि ज़रूरत है देश की जनता को, जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने उस समय जो बात नहीं सोची थी, आज अगर हमें कोई बात ऐसी उपयुक्त लगती है कि जो आज समय के अनुसार हम उसमें परिवर्तन करना चाहिए, तो वो होता है और होता रहेगा। हमारे इसमें संविधान बदलने वाली तो कोई बात नहीं है। अब आपको मैं कांग्रेस का एक उदाहरण देता हूँ। एक धारा है संविधान में 356, जिसके द्वारा हम राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर सकते हैं। अभी तक 91 बार इस देश में राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया विभिन्न सरकारों द्वारा। अकेले कांग्रेस पार्टी द्वारा 51 बार देश की राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। ये है तानाशाही। कांग्रेस के ज़माने में मुख्यमंत्रियों को ताश की गद्दी की तरह फेर दिया जाता था। जो मुख्यमंत्री कांग्रेसी होते थे वो इतने डर और भय में रहते थे कि उन्हें पता नहीं चलता था कि आज हम मुख्यमंत्री हैं, कल हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये है तानाशाही। क्या मोदी ने किसी भी राज्य सरकार को भंग किया अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में? तो तानाशाह मोदी है कि कांग्रेस है? चूँकि योगेंद्र यादव आजकल कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और जो राहुल गांधी की जो यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके वो राष्ट्रीय कन्वीनर थे। इसलिए आज वो पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी के साथ लगा रहे हैं। इसलिए उनका ये कहना कि मोदी तानाशाह है, देश में 1975 जैसे हालात हो गए हैं, इस निराधार आरोप हैं, मिथ्या आरोप हैं। और ये शायद उनके द्वारा इस तरह का देश में एक भावना फैलाई जा रही है, जिससे कि हमारे देश के जो कम पढ़े लिखे तबके हैं। दूसरी बात, वो कह रहे हैं आरक्षण को खतरा है। मोदी जी अपनी सभाओं में इस बात को क्लियर कर चुके हैं, और मोदी जी ने आरक्षण के ऊपर जो इंडिया गठबंधन को घेरा है, उसका तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। मोदी जी खुद पूरी सभाओं में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये लोग मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, और दिया है। अभी अभी कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, उसने एक झटके में जितने भी मुसलमान हैं कर्नाटक में, चाहे वो किसी भी जाति के हों, सबको एक झटके में एक रात में पिछड़ा वर्ग का घोषित कर दिया। और उन्हें पिछड़ा वर्ग का घोषित करने के बाद जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है, उसमें मुसलमानों को अब आरक्षण मिलने लगेगा। तो कांग्रेस पार्टी किसका आरक्षण मार रही है? पिछड़ों का, दलितों का, हरिजनों का, आदिवासियों का। और मोदी जी ने इसमें इस कदर घेरा है कांग्रेस पार्टी को कि जवाब देते नहीं बन रहा है। कुछ नेता जैसे लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। जब उसकी आलोचना हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा बयान तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया गया। अभी जो सपा के पूर्व सांसद हैं, जिनको अभी टिकट नहीं मिला मुरादाबाद से, उन्होंने भी कहा है, ST हसन शायद उनका नाम है, कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के नेता, सपा के नेता, बसपा के नेता, सब लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और मोदी जी उस आरक्षण के ऊपर सीना तान के हर सभाओं में उनकी बड़ी आलोचना हो रही है कि मोदी जी को मुसलमानों का नाम नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, मोदी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर कौन बोलेगा? किसी ना किसी को तो उनके एजेंडे को जनता के सामने उसकी पोल खोलना थी, जो मोदी जी बखूबी कर रहे हैं। इसलिए आज जनता को समझ में आ गया है कि हमारे आरक्षण पे कौन डाका डाल रहा है। ना मोदी जी संविधान बदलने वाले हैं, ना मोदी जी आरक्षण ख़त्म करने वाले हैं। ये केवल एक झूठा प्रोपेगेंडा कुछ लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है। मोदी जी के राज में ना कोई तानाशाही है। सभी देश की जितनी भी इकाइयाँ हैं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। पूरा एक माहौल जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि कैसे भी मतदाताओं को बरगलाकर भाजपा से दूर किया जाए। मुझे उम्मीद है इस देश की जनता बड़ी समझदार है, समझदारी से निर्णय लेती है, और इस प्रोपेगेंडा में वो फंसने वाली नहीं है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जय श्री राम, जय हिंद।